हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज से यानी 27 तारीख से आपका दिल्ली पुलिस का पेपर स्टार्ट हो गया है। बहुत धाकड़ तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। समझ लीजिए पेपर स्टार्ट हो गया, यानी कि आने वाले समय में सारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग कमर कस लें और अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं। जिनका आज शिफ्ट में, जितने भी शिफ्ट हुए हैं आज के, जिनका आज पेपर था, उनके लिए तो अच्छा था, मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस आए थे। फिलहाल इसी लेवल के जिनका आज हो गया उनका तो हो गया, लेकिन अब जिनका आगे होने वाला है वह तैयार हो जाए पूरी तरीके से। आज उनको एक प्रोटोटाइप दिया जाएगा, जैसा क्वेश्चन आया है सेम टू सेम हू बहू क्वेश्चन उसी टाइप्स के पूछे जाएंगे। मैथ के तो बिल्कुल मतलब कह लीजिए कि हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। हम तो मैथ का अधिकतर लिए भी नहीं क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं आपको, जो कि केवल बोल के बता देंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अधिकतर यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है 50 क्वेश्चन केवल जीके के आते हैं और धाकड़ तरीके से आप लोग किए होंगे। हमको आप लोग बताइए कितने कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए हैं। आज हम कराएंगे आपके जितने भी 27 नवंबर के जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब कि जितने भी सेट हुए हैं, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग जहां से हमें मिल सका, हम लोग जहां से कलेक्ट कर सके आपके लिए कलेक्ट कर कर आपके सामने लाए हुए हैं। आप लोग का बस एक काम है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके समझ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग देखिएगा। चलिए, तो आप लोग भी मिलाइएगा अपना कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है? हम आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए आपका यह मैप है, शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों। आपको पता है मध्य प्रदेश को दिल कहा जाता है, भारत का दिल। ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अगर हम लोग चलें, ये आपका ऊपर उत्तर होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपके राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, पूरब हो जाता है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, जब यह उत्तर है दोस्तों, तो उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान से टच हो रहा है एक, और उत्तर की तरफ यूपी से टच हो रहा है। यूपी का जो ललितपुर जिला है दोस्तों, वो ललितपुर जिला जो है यूपी का पूरा पड़ जाता है, लगभग 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। याद रखेंगे ललितपुर यही है। इसके बाद आपका अगर देखेंगे आप दक्षिण में, आपका महाराष्ट्र पड़ जाता है मध्य प्रदेश के दक्षिण में, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में, सॉरी मध्य प्रदेश के पूरब में आपका क्या पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ पड़ जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ किधर आपका पूरब में, दक्षिण में महाराष्ट्र, और आपका अगर देखा जाए उत्तर में, तो आप बताएंगे क्या उत्तर में दोस्तों, यूपी। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आपका पड़ जाता है राजस्थान, और आपका वेस्ट में पूरा का पूरा पश्चिम में गुजरात, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान। 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश से टच होते हैं। इस तरह आप मैप के माध्यम से अगर पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ आप लोग कर पाएंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका बुक है? तो बताएंगे आप शशि थरूर का। शशि थरूर जी का था बुक यह। आप लोग ने सही किया होगा, आशा करते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका बुक था, किसका उपन्यास था? तो बताएंगे आप, शशि थरूर जी ने लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बहुत बार ये तो इतिहास का क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। ये तो मान लीजिए 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तो कोई कह ही नहीं सकता है रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे एग्जाम्स के लिए, रेलवे, एसएससी, जो भी आप एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल वगैरह का, चाहे जिस भी स्टेट का दें, तो बताएंगे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बोलते हैं। पंचशील समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? बताएंगे। बहुत पहले आप लोग सुना होगा कि मायो और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। मायो कहाँ का है? चीन का है, यानी कि भारत और चीन के बीच में हुआ है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा? पंचशील दोस्तों, यही था आपका, पूछा गया था, आप लगाए होंगे भारत और चीन, यही आपका आंसर उसमें रहा होगा। और काफी देश दिए रहे होंगे, लेकिन आप सही करेंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसका है? तो यह भी शशि थरूर जी का है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसका है दोस्तों? तो ये भी शशि थरूर जी का है। शशि थरूर जी का यह भी बुक है, और एक और कौन सा भी बताया, द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह भी उन्हीं का है, याद रखेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल का पुत्र का नाम क्या होगा? बताएंगे धर्मपाल। अगर आपसे पूछा जाए पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बताएंगे मुंगेर पहले बांग्लादेश में हुआ करता था, बंगाल में हुआ करता था, अब बिहार में पड़ता है, डिवाइड होने के बाद अब बिहार में पड़ता है मुंगेर। अगर आपसे पूछा जाता अंतिम शासक कौन था पाल वंश का, तो बताएंगे आप कौन सा था? गोविंद पाल। क्या नाम था? गोविंद पाल।
गोविंद पाल था दोस्तों। यह अंतिम शासक रहता है पाल वंश का। अगर पूछा जाता है पाल वंश के बाद कौन सा शासक मतलब कौन सा वंश शासन करता है, तो आप बताएंगे कौन सा वंश शासन करता है, तो बताएंगे सेन राजवंश। सेन राजवंश इसका शासन आ जाता है, ठीक है। पाल वंश के बाद पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल, सॉरी पाल वंश का संस्थापक आप बताएंगे गोपाल का पुत्र धर्मपाल। धर्मपाल पहला शासक उसका पुत्र रहता है और गोपाल उसका संस्थापक रहता है पाल वंश का। अंतिम शासक गोविंद पाल रहता है। इसके बाद उसकी राजधानी पाल वंश का मुंगेर में, जो कि पहले जब इसकी राजधानी हुआ करती थी बंगाल में हुआ करती थी, लेकिन अब यह बिहार में पड़ता है। और पाल वंश के बाद कौन सा शासन करता है, तो बताएंगे सेन राजवंश। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के किस नदी पर, तो महानदी ही नाम ही है उसका। उड़ीसा में एक चिल्का लेक पड़ता है जो कि लैगून लेक के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ठीक है। लैगून खारे पानी की लेक, और भारत का एक खारे पानी की लेक है जो कि पड़ता है सांबर लेक राजस्थान में। वुलर लेक है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि मीठे पानी की लेक है। पूरे विश्व का मीठे पानी का लेक बताएंगे आप कौन सा सागर है, सुपीरियर सागर, जो कि यूएसए में पड़ता है। यूएसए मतलब कि यूएसए का जब देखेंगे कनाडा वाला बॉर्डर देखेंगे 49 पैरेलल, तो दोनों के बॉर्डर पड़ जाता है, ठीक है। वहाँ पे मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, एरा और आपका और 5 नदी वहाँ पे झीलें पड़ जाती हैं। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कैस्पियन सागर, जो कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, ठीक है ना। तुर्की वगैरह, ईरान और रूस, इस सब बॉर्डर उससे शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार को, जो कि आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था 7वां पहले, उसको हटा दिया गया। तो बताएंगे 1978 अधिनियम द्वारा उसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। उस समय आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, इंदिरा गांधी थी, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसको अब इस समय फिलहाल में एक आपका किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो बताएंगे 300 क में रखा गया है। 31 अनुच्छेद में पहले हुआ करता था, इसको 300 क में अनुच्छेद में रख दिया गया है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, बताएंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुतों बार पूछा जाता है दोस्तों। इसको आपको पता होना चाहिए। ओजोन दिवस सरल होने के बाद CFC गैस का कारण होता है। हम लोग का जो कि नाइट्रोजन है और सल्फर है, ये सब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, मतलब ये सब सारी क्रिया आपको पता होनी चाहिए। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो बताएंगे डी गुकेश, जो कि 2019 में चेस गेम जीते थे, इंटरनेशनल चेस गेम जीते थे, याद रखेंगे। डी गुकेश नाम है इनका। मिस वर्ल्ड 2019, देखिए ध्यान से, मिस वर्ल्ड क्योंकि 2020 में भी तो नहीं कहा नहीं जा सकता, 2020 में होगा भी नहीं, क्योंकि खत्म होने के कगार पर है और कोरोना वायरस के चलते ऐसी हो सकता है ना हो, अभी 1 महीने बचे में हो सकता हो जाए, लेकिन फिलहाल संभावना है कि नहीं होंगी, ठीक है ना। अब बताएंगे जो आपका मिस वर्ल्ड 2019 किसे बनाया गया था, तो आप बता देंगे दोस्तों किसे बनाया गया था, तो बता देंगे आप टोनी एन सिंह। कौन है, टोनी एन सिंह। ये कहाँ की रहती हैं, तो आप बता देंगे जमैका की। कहाँ की दोस्तों, जमैका की रहती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मिस यूनिवर्स कौन बनाया गया 2019 में, तो आप बताएंगे जोजी बिनी टुंजी। ये एक अश्वेत होती हैं दोस्तों, अश्वेत कैसी होती हैं, अश्वेत महिला, अश्वेत कह लीजिए, अश्वेत महिला को इस बार दिया गया है 2019 वाला, जो कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की हैं, याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका की हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है फेमिना मिस इंडिया किसको चुना गया 2019 का, तो बताएंगे भारत के राजस्थान से सुमन राव को चुना गया है। किसको दोस्तों, सुमन राव। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटी लद्दाख में जो लद्दाख बांटा गया है, यूटी बना है, तो उसमें कितने जिले हैं, तो बताएंगे 2 जिले हैं। कौन कौन से बताएंगे, कारगिल और लेह जिले हैं। अब अगर आपको पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर और यूटी का विभाजन कब हुआ, तो आप बताएंगे क्या दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को यह तो बिल पारित किया गया हमारे संसद में, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को यह कैसा हो गया, प्रभावी हो गया। इसको एक एक्ट के रूप में देखा जाने लगा। किसका मोहर लग गया, संविधान का हमारे राष्ट्रपति का मोहर लग जाने के बाद एक्ट बन गया। अब तब से मतलब 31 अक्टूबर आपका 2019 से या 2 यूटी मतलब 2 यूटी में बढ़ गया। पहले राज्य हुआ करता था, अब इसे यूटी बना दिया गया। अब जब यूटी बन गया तो हमारे यहाँ यूटी कितने हो गए, 9 यूटी हो गए। अब लेकिन फिर से 24 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली, दमन दीव, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे हैं, उसको मिला दिया गया। जब उसको मिला दिया गया तो फिर से हमारे पास कितने यूटी हो गए,
8 UT हो गए, क्योंकि वो दोनों मिल गए, वो दोनों अलग अलग सेपरेटली पहले हुआ करते थे, अब मिल गए तो फिर से एक बन गए, यानी कि मिला जुला कर 8 UT और 28 राज्य हैं, आप बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब ये कड़म मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था, तो बताएंगे 1999 में मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कब मिला था, तो आप बताए होंगे 1999 में मिला था कड़म मल्लेश्वरी। कड़म मल्लेश्वरी दोस्तों अब पहली ओलंपिक पदक में विजेता माने जाने वाली हैं, इनको ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखेंगे। और 1955 में इन्हें खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार जिसे बोला जाता है, राजीव गांधी अवार्ड दिया गया था, राजीव गांधी, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63, लगभग 64 के आसपास में। कॉपर किस ब्लॉक में पड़ता है, तो बताएंगे डी ब्लॉक में पड़ता है। कॉपर किस किस क्या बोलते हैं, सिक्का धातु के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिक्का धातु के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको, वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। डी ब्लॉक में देखेंगे तो आपके 40 एलिमेंट हैं, 40 एलिमेंट के अंतर्गत जो आपका लास्ट सेकेंड होता है ग्रुप, उसी का मतलब उसी में आता है आपका कॉपर, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इस डी ब्लॉक को पूरे संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखेंगे आप, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है इस पेपर में, नहीं तो आने वाले बहुत सारे पेपर आपके लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपके डीआरडीओ, सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं दोस्तों। आप मान के चलें यहाँ से स्टेट में भी, स्टेट पीएससी के लिए भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखें, और बाकी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और एक बात, आप लोग को एलिमेंट्स जो हैं 30 तक तो याद ही होना चाहिए, जैसे हमको याद है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हमको तो 50 तक याद है, लेकिन आप 30 तक तो याद रखेंगे, 100% 30 तक अगर याद रखते हैं तो आपको सेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बता देंगे यूएसएसआर से लिया गया है। आपको पता है यूएसएसआर इसमें रूस बन गया है, विघटन 1991 को हुआ था, 1992 में, मतलब 1991 में जब उसका विघटन हुआ दोस्तों, तो 15 देश उससे विभाजित हुए। जो आपके सेंट्रल एशिया में तान वाले जितने भी कंट्री हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जितने भी तान वाले कंट्री हैं, प्लस उधर आपका देखा जाए ऊपर जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री के नीचे जो आ जाते हैं, आपके जितने भी कंट्री हैं सब इसी से मिलकर, मतलब इसी से विघटित होकर बने हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद 1991 के बाद अगर हम आते हैं 1992 में, तो आपको पता होगा एलपीजी प्रोग्राम आया था हमारे भारत में, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, पीएम थे हमारे, कौन थे पीएम हमारे, एचडी देवगौड़ा साहब थे। तो उन्होंने, मतलब कि जो वित्त मंत्री थे, उन्हीं के कहने से, या फिर उनका एक कह लीजिए दिमाग का कीड़ा था, कह लीजिए, जो कि एलपीजी प्रोग्राम आया, मतलब कि आप क्या बोलेंगे एलपीजी का मतलब, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह चीज आया था, यह याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि एलपीजी कब आया था हमारे देश में, तो बताएंगे आप। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी मतलब आपको बताएगा ना, लिबरलाइजेशन और आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यह होता है, याद रखेंगे। यह आया गया जिससे कि हमारा देश फिर से उभरना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आज उसी के हिसाब से हमारे मोदी जी भी काम कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है दोस्तों मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, जो रटे होते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर से लिया गया था, जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिया गया है, याद रखेंगे। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है, यह पूछ लिया गया था, तो बताए होंगे 6 साल होता है, 6 साल होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, तो बता देंगे 65 साल होता है। 65 साल हमारे चीफ जस्टिस का भी होता है, याद रखेंगे। 65 साल हमारे चीफ जस्टिस का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है हाई कोर्ट के जज का कितना होता है, तो बता देंगे 62 वर्ष होता है। कितना होता है, 62 वर्ष होता है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल जो चीफ जस्टिस जो आपके चीफ इलेक्शन है उनका 6 साल का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाता है चीफ इलेक्शन इस समय कौन है आपके, तो बताएंगे सुनील अरोड़ा है। कौन है, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा जी, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आने से पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। आप लोग एक बार हचक के शेयर करिए, क्योंकि अभी मजा आने वाला है जब अच्छे बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे, और बाकी के क्लास आपके हो रहे हैं, आप लोग देखें वहाँ पे। चलिए अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, आपसे ये पूछ लिया गया, तो आप बताए होंगे 8 होते हैं। कितने लोग बताएंगे 7 होते हैं, है ना, लेकिन आप मान के चलें 8 होते हैं जो रियल है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, उनके विटामिन के उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल्स नेम क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला B1, पहले लिख लेते हैं B1, B2, B3, B4 होता है कि नहीं, बोलेंगे नहीं, B4 नहीं होता है, इसको ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा। B1, B2, B3, B5,
B5 के बाद आप बोलेंगे B6, B7, B7 के बाद आप बोलेंगे B8, B8 होता है, बोलिए B8 होता है कि नहीं, B9 नहीं, B8 नहीं होता है, B12, इसके बाद B12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 8 करा दिया गया। बी कॉम्प्लेक्स 8 होते हैं। अब देखिए B1 का नाम क्या है तो बताएंगे आप थायमीन। क्या है? थायमीन। रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है, थायमीन। इसके बाद B2 का क्या नाम है रासायनिक नेम तो बताएंगे राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन, फ्लोमीन, फ्लोमीन है, फ्लेमिन, फ्लेमिन, राइबोफ्लेमिन है। अगर B3 का पूछा जाता है तो बताएंगे नियासिन। क्या है दोस्तों? नियासिन है। अगर B5 का पूछा जाता है तो बताएंगे पेंटाथेमिक। क्या नाम है? पेंटाथेमिक, थैमिक एसिड, एसिड, पेंटाथेमिक एसिड। ठीक है। इसके बाद B7 का अगर पूछा जाता है दोस्तों बायोटीन। क्या बताएंगे? बायोटीन, बायोटीन। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाता है बाल जो झड़ता है वो किससे झड़ता है तो ये B7 है दोस्तों, इसी से बाल वगैरह झड़ते हैं। अगर पूछा जाए बाल जो व्हाइट हो जाता है तो B5 के कारण व्हाइट होता है बाल। अगर पूछा जाता है आपसे जो त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, दाद हो जाते हैं, त्वचा हमारा रूखा हो जाता है, किस कारण से होता है तो बताएंगे नियासिन के कारण होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। और रियल में आपका बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, बेरी बेरी डिजीज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। B7 के बाद आपका यहाँ से हटाएं B7, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है दोस्तों, 1 2 3, B3 के बाद B5, B6, अच्छा B6 छूट रहा है तो B6 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। B6 का रासायनिक नाम क्या है बताएंगे? पायराडॉक्सिन। क्या नाम है? पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इसके बाद B9 का आप बता देंगे। B9 का सिंपल होता है, आप बता देंगे पॉलिक एसिड, पॉलिक एसिड। क्या नाम है? पॉलिक एसिड, पॉलिक एसिड। अब इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई B12, इसका क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो B12 है इसी के अंदर हमारा कोबाल्ट पाया जाता है, इकलौता एक ऐसा हमारा बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बी आ जाता है विटामिन जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो कौन है तो बताएंगे B12 है। इस तरह आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कौन सा ऐसा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है तो आप बताएंगे B12 है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आप लोग घबराए नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन करते चलें, इससे रिलेटेड, इससे रिलेशन बना के आप क्वेश्चन करते चलें, क्योंकि हमको मैक्सिमम आधे घंटे तक जाना है और आपका आधे घंटे में कंप्लीट कराना है। इसमें थोड़ा सा स्पीड है, आप लोग मान के चलें यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको क्या करा रहे हैं? क्वेश्चन बता रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। चलिए अब देखिए सुल्तान ऑफ जौहर कप, आपको पता होना चाहिए सुल्तान ऑफ जौहर कप किससे रिलेटेड है? हॉकी कप से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है सुल्तान ऑफ जौहर कप प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो आप बताएंगे मलेशिया में, मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए 2019 का चैंपियन कौन रहा तो आप बता देंगे ग्रेट ब्रिटेन रहा था, ग्रेट ब्रिटेन, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन था इस बार का, याद रखेंगे। ये तीसरा टाइटल था जो इस बार हुआ था ना, जो 2019 में हुआ था, वह कौन सा टाइटल था आपसे पूछ लिया जाता है तो बताएंगे आप थर्ड टाइटल था, थर्ड टाइटल, थर्ड टाइटल का हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम अभी एक नया बना है 18वें नंबर का, तो आपको पता होना चाहिए 18वें नंबर विशाखापट्टनम अभी चालू नहीं हुआ है, बस मान्यता दे दिया गया है। फिलहाल अगर आपके रेलवे के एग्जाम में या फिर कहीं भी आता है, आपसे पूछा जाता है इस समय फिलहाल में आपके कितने रेलवे जोन है तो आप बताएंगे 18 रेलवे जोन है, जो कि 18वां बना है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपसे पूछा गया दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे तो बताएंगे कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक, कर्नाटक के कहाँ पे तो बताएंगे हुबली भैया, हुबली में। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया अभी हाल ही में, कौन सा? अभी क्योंकि आपके झाड़ू वाले साहब, क्या नाम उनका, केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब सीएम जब बने तो उसके बाद आपको पता है जो कि अभी बिहार में भी चुनाव हुआ है तो बिहार के भी स्पीकर चुने गए। ठीक है, इस तरह वहां पे भी चुनाव हुआ था जब तो स्पीकर चुना गया था। क्योंकि दिल्ली का पेपर है तो दिल्ली में सारे आपको मंत्रिमंडल याद होने चाहिए, मंत्रिमंडल मतलब कि विधानसभा वाले जितने भी मंत्री हैं सब आपको याद होने चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनेंगे, याद रखिएगा। बिहार का चुनाव हो गया तो बिहार के भी मैक्सिमम आपको याद होने चाहिए। जो आपके स्पीकर बने वो भी याद होना चाहिए, जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका भी नाम याद, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल तभी तक होता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर देखिए कैसे बनता है। प्रोटेम स्पीकर का जो बनने का तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है, वह सबसे मतलब कि यंगेस्ट, जो उसमें सबसे बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे ज्यादा एज के होते हैं, उनको बना दिया जाता है मंत्रिमंडल का। मंत्री में जितने भी मंत्री होते हैं दोस्तों, जितने भी एमएलए होते हैं, सॉरी एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उनको बना दिया जाता है, जो सबसे एजेड होते हैं उनको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। कब तक? जिस दिन बनते हैं और उस दिन से तब तक वो बने रहते हैं अपने पद पर, जब तक कि आपका चुनाव नहीं हो जाता है किसका? आपके अध्यक्ष का।
उस विधानसभा के अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो मतलब कि पहले दिन से लेकर तब तक बने रहते हैं। यह पूछा जाता है कब तक बने होते हैं, तो आप कार्यकाल बता सकते हैं इनका कि तब तक, चाहे वो 5 साल तक न बने तब तक वो बने रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उनका पद समाप्त हो जाता है। ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, कर्नाटक हुबली बता लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? हाँ, दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, क्या नाम है उनका? तो रामनिवास गोयल। क्या बताएंगे? रामनिवास। अब अगर ये क्वेश्चन यह आंसर लगाए होंगे तो आपका आंसर सही होगा, रामनिवास गोयल जी। रामनिवास गोयल जी इस समय दिल्ली विधानसभा के क्या हैं? स्पीकर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक, अच्छा ये बताइए दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में कितने लोकसभा की सीट हैं? तो बताएंगे 7 हैं। अगर दिल्ली में पूछा जाता है आपसे कि कितने लोकसभा की सीट है, 7 हैं। अगर पूछा जाता है विधानसभा की सीट कितने हैं, तो बताएंगे 70 है। जो कि इस बार 62 सीटें किसकी गई थी, 62 मंत्री किसके थे? आपके केजरीवाल साहब के। उसके बाद जिसमें से 4 मंत्री बीजेपी के आए थे और बाकी 6 जो थे दोस्तों, 6 नहीं बाकी 4 जो थे अन्य के थे। याद रखेंगे इसको, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं, आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि आपका पेपर आता है, जैसे कि नई दिल्ली है, सारे सम्मेलन, अगर सारे सम्मेलन आप चाहेंगे कहाँ पे मिलेगा तो हम बताने वाले हैं, लास्ट तक आप बने रहें कहाँ मिलेगा। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो बताएंगे 28 फरवरी। देखिए जो डेट पूछा जाता है दोस्तों, जो संबंधित मंथली डेट होते हैं ना, जो कि पूछ लिया जाता है, फेमस डेट जो होते हैं, वो आप एक काम करें, जैसे आपका आज एग्जाम है तो आप 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले से और 1-1.5 महीना बाद वाला याद करके जाएंगे, बिल्कुल रट के जाएंगे, बिल्कुल मस्ती करते हुए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, आपका जैव विविधता दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस हो गया, किस दिन मनाया जाता है, महिला उन्मूलन दिवस हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, मतलब जिस दिन मनाया, शिक्षा दिवस हो गया, ठीक, यह सब इंपॉर्टेंट के तौर पे देखे जाते हैं। तो इनको याद करके, जैसे आपका जैसे कि आपका एयरफोर्स डे हो गया, सेना दिवस हो गया, आपका नेवी दिवस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट तौर पे देखे जाते हैं। ये तो हमेशा याद होने चाहिए आपको, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप बता देंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। जनेजा, सॉरी क्या लिखा है, हाँ जानेज जनसा किसके पीएम बने, मतलब किस देश के पीएम बनाए गए? अभी हाल में चुना गया है, जानेज जनसा नाम है। क्या नाम है? जानेज जनसा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, किसी सेट में पूछा गया था, जानेज जनसा। ये सुबह वाले शिफ्ट में था शायद। जानेज जनसा किस देश के पीएम बने? तो बताएंगे स्लोवानिया का। किसके? स्लोवेनिया दोस्तों, स्लोवानिया नहीं स्लोवेनिया, याद रखेंगे। अब इसके बाद मलेशिया के पीएम एक और पूछ लिया गया था अगले शिफ्ट में कि मलेशिया पीएम जो हाल में बने उनका नाम क्या था? तो आपको 4 ऑप्शन दिया था, एक उसमें से थे, उनका नाम था मोहिउद्दीन यासीन। क्या नाम था? मोहिउद्दीन यासीन। क्या नाम था? यासीन। यह पूरा नाम आप नोट कर लेंगे, आगे आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बताएंगे बीट होता है, बाइट होता है, आपको पता है केबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर आपको पता है ना, सब होता है। अगर आपसे पूछा जाता है 1 जीबी बराबर कितने केबी होते हैं? तो बताएंगे 1024 होता है दोस्तों। 1024 के 1028 तो लिख दिए, लेकिन क्या होता है 1024 ही होता है। 1024 आप बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आपका पूछा जाता है 1000 टीबी में, क्योंकि केबी के बाद एमबी के बाद जीबी, तो आपसे पूछा जाता है 1 एमबी बराबर कितने केबी? तो 1024। अगर आपसे पूछा जाता है 1 जीबी बराबर कितने एमबी? तो बताएंगे 1024। 1 टीबी बराबर कितने जीबी? तो बताएंगे 1024। याद रखेंगे, इस तरह बताएंगे। अब भारतीय पुरुष, अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज और बता देते हैं आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जो शुद्धतम लैंग्वेज होता है, जैसे आप इनपुट डालते हैं, इनपुट जब देते हैं तो आपका कुछ जो आउटपुट आता है उसमें थोड़ा सा भी एरर होता है, भले आपको न दिखाई दे, एरर जरूर होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप संस्कृत भाषा में अगर इनपुट देते हैं, उसको जो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो वह क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध होगा। तो पूछ लिया जाता है सबसे शुद्धतम लैंग्वेज वाला आउटपुट कौन से भाषा का देता है कंप्यूटर? तो आप बताएंगे संस्कृत का देता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं, तो मशीन में भी कौन? तो बताएंगे बाइनरी नंबर वाला कोडिंग, तो 0 और 1 जिसमें आता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन बाइनरी में सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? 0 और 1 सिर्फ होता है, याद रखेंगे। चलिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो बता दें कि चौथा स्थान मिला है, 4th रैंक मिला हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम, ध्यान से आप समझेंगे, 1 मिनट। अब आप बताएंगे कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे 6 अगस्त 1992 को हुआ था। यह आपके ऑप्शन में रहा होगा, आपने जरूर टिक किया होगा दोस्तों,
ठीक है, चलिए अब आपको इसी से एक हम और बताते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो आप लगाए होंगे 6 अगस्त, आप हंसते हंसते लगाए होंगे 1952, और आपका ये सही भी हुआ है, ठीक है, ये भी सही हुआ है। अगर आप ये लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, तो आप बता देंगे निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था सर जी, तो बताएंगे 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। जो 5 इयर्स प्लान आया था दोस्तों, उसका गठन कब हुआ था, तो बताएंगे 1950 को तो हुआ था, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था, 1951 से हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है मुख्य, जो आपके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन थे भैया, सुकुमार सेन जी थे, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है, तो बताएंगे उदयपुर। उदयपुर कहां पे है, राजस्थान में, याद रखेंगे, उदयपुर, उदयपुर में, याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे, तो आप बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, 1897 में। देखिए, जैसे कि आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1914 को किए थे। आपके सती प्रथा का उन्मूलन 1928 में हुआ था, 1928-29। इस तरह ब्रह्म समाज, जो आपका ब्रह्म समाज है, जो आपका आर्य समाज है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ब्रह्म समाज है आपके राजा राम मोहन राय द्वारा, तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुतों बार पूछा गया है, अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताएंगे पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है, तो बताएंगे 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आप बताएंगे हमारे पहले पीएम जवाहरलाल जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अब इनके जस्ट पहले दोस्तों 1928 को जो कांग्रेस की अध्यक्षता, मतलब आईएनसी की अध्यक्षता किसने किया था, तो बता देंगे आप इन्हीं के पिताजी, जिनका क्या नाम था, तो बताएंगे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अब ध्यान से सुनेंगे, 1917, 1925, 1925 और 1931 पूरे आईएनसी में जितनी भी अध्यक्षता हुआ है दोस्तों, 55-56 अध्यक्षता हुआ है, ठीक है, 1985 से लेकर 1947 तक। तो याद रखेंगे सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्षता किसका था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का, जो आपके पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका सबसे ज्यादा लंबा रहा, और वही सबसे कम एजेड के रहे हैं, याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे, 1917 को अध्यक्षता किसने किया था, तो बताएंगे पहली महिला आईएनसी की अध्यक्षता किसने किया था, तो बताएंगे आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तो एनी बेसेंट, बताएंगे एनी बेसेंट जी, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर पूछा जाता है पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और एक लोग और आ जाती हैं जिनका नाम रहता है नलिनी सेन गुप्ता, 1931 में करती हैं, नलिनी सेन गुप्ता। ये कानपुर अधिवेशन रहता है दोस्तों, और ये दोनों आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, ये कानपुर अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक चीज और है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे 1924 बेलगांव अधिवेशन, जो अभी विवाद में छिड़ा हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, बेलगाम वाला, याद रखेंगे। कृपलानी स्वामी बहुत ज्यादा अपना पारा गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर, देख रहे होंगे बहुत ज्यादा आप न्यूज में इस समय, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि दोनों पक्ष अपने आप में सही हैं, उसका डिस्कशन कभी करेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र बेलगाम अधिवेशन जिसपे अभी विवाद हो रहा है, जो कि कर्नाटक में था, अब पता नहीं किस, अभी तो फिलहाल में कर्नाटक में है, लेकिन दोनों तरफ से मांगे चल रही हैं कि एक यह महाराष्ट्र बोला हमारा है और कर्नाटक बोला मेरा है, दोनों तरफ से मांगे चल रही हैं। तो याद रखेंगे एकमात्र अधिवेशन, जो कि कौन सा अधिवेशन था आपका, 44वां अधिवेशन, 44वां अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन 44वां था दोस्तों ना, एक मिनट 1924 में कौन से अधिवेशन थे, इसको आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, हमारे समझ से 44वां अधिवेशन था, जिसको महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, एक मिनट। अब 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, आपको यह याद होना चाहिए। अब ध्यान से आपको जो बताने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अब आप बताइए, तो वांडीवास आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, लेकिन हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, कब हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, तो आप लोगों ने सही किया होगा क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हैं ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो बताएंगे 1961 में, 1760 में, 1900 नहीं दोस्तों, 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस समय फ्रांस का बुरिया बिस्तर सारा सिमट गया था, जितना भी आपके फ्रांस के अड़पे हुए जगह थे उसको अंग्रेज ने अपने
में मिला लिया था भारत में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे हम एक चीज बता दें कर्नाटक के युद्ध के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, जो कि पहला युद्ध होता है दोस्तों 1749 से 1754 के बीच होता है। 1749 से 1754 के बीच होता है यह। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आगे फ्रांसीसी सेना होती है वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कौन, अरवनुद्दीन के मध्य होता है। कर्नाटक फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य होता है। इसमें कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी क्या होते हैं, फ्रांस लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं। कौन जीतता है, फ्रांस, याद रखेंगे फ्रांस जीत जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, सेंट टोमे का युद्ध, क्योंकि एक कर्नाटक में नदी है सेंट टोमे करके, तो उसी के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि वहीं पे हुआ था, तो सेंट टोमे के युद्ध। अब दूसरा जो कर्नाटक का लड़ाई हुआ था दोस्तों 1749 नहीं 1754 से ना, एक मिनट, हाँ 1754 से 1756 के बीच हुआ था, 2 साल के लिए ये शायद हुआ था। 1754 से 1756 के बीच में हुआ था, ये याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो 1754 से 1756 के बीच होता है, इसलिए कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन होता है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन तथा इसके बहनोई चंदा साहब, इसके बहनोई होते हैं चंदा साहब, ठीक है, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। जब मनमुटाव हो जाता है तो एक तरफ फ्रांस इसका साथ देने लगता है और एक तरफ इसका साथ जो है आपका इंग्लैंड देने लगता है, तो मतलब अंग्रेज सेना देने लगती है। तो जब दोनों के बीच इन दोनों के बीच मतभेद होता है भारत में, और जो इन दोनों का साथ देने लगते हैं, किस कारण से, क्योंकि यूरोप में भी एक सप्तवर्षीय लड़ाई चल रही थी, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखेंगे, जो कि उसका परिणाम यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रांसीसी सेना होती है वो कर्नाटक का साथ देने लगती है, मतलब कि अनवरुद्दीन का साथ देने लगता है, और जो फ्रांस की सेना होती है वो अनवरुद्दीन का साथ देने लगता है, जो ब्रिटेन की सेना होती है वो चंदा साहब का साथ देने लगता है। तो इस तरह ये 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी लड़ाई होती है कर्नाटक की दोस्तों, कब से कब होती है, 1756 से 1763 के बीच में होती है। 1756 से 1763 के बीच में होती है, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, यूरोप में इस समय सप्तवर्षीय की लड़ाई छिड़ी हुई होती है। जो फ्रांस होता है दोस्तों वो ऑस्ट्रिया का साथ दिया रहता है, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रिया को, और जो इंग्लैंड होता है वो प्रसा करके एक कंट्री है दोस्तों, प्रसा, उसका साथ देता है। तो प्रसा का साथ देने वाला इंग्लैंड होता है और ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला फ्रांस होता है। इन दोनों, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक सप्तवर्षीय लड़ाई होती है, लेकिन वहां पे भी लड़ाई किसके किसके बीच फाइनली अगर देखा जाता है बड़े पैमाने पे हो जाती है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हो जाती है। और उसी समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो लड़ाई होती है दोस्तों, उसका परिणाम देखने को मिल जाता है भारत में। भारत में जब परिणाम देखने को मिल जाता है तो लास्ट में आपका यह लड़ाई होता है वांडीवास का, इसमें 1760 में यह डिसाइड हो जाता है कि फ्रांस अपना बोरिया विस्टर समेटे और कहाँ निकल जाए, अपने जगह निकल जाए जहां से आया था। इस तरह की लड़ाई आप याद रखेंगे। इस तरह अगर कहानी के माध्यम से पढ़ा जाए ना तो बहुत मजा आता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना। अब देखिए भारत का सिल्वर सिटी किसको कहा जाता है, तो बताएंगे कटक को। कटक आपका चावल अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो बताएंगे फुटबॉल से संबंधित है। किससे दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके दिल्ली पुलिस में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं सब पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से देखें और देखते चलें लास्ट तक, क्योंकि सारे शिफ्ट के यहाँ पे लिए गए हैं। महात्मा गांधी द्वारा जारी पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो बताएंगे चंपारण। यह भी पूछा गया था। चंपारण आंदोलन जो बिहार में पड़ता है, बिहार का उत्तरी चंपारण, उत्तरी और दक्षिणी, तो 2 है ना, कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी शायद है ना दोनों, तो पूर्वी वाले में हुआ था 1917 में, याद रखेंगे 1917 में हुआ था। इनका एकमात्र भूख हड़ताल कौन सा था, तो बताएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो था ना, उसी समय इन्होंने भूख हड़ताल किया था, तो याद रखेंगे 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हो गया क्या इधर, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हो गया, ये पेज आपका खत्म हुआ, यानी कि काफी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लिए इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखिए यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे बनाया गया है, तो बताएंगे टीएस त्रिमूर्ति को। किसको दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति जी को बनाया गया है हाल ही में यूएन का प्रतिनिधित्व करने के लिए, याद रखेंगे आप, क्योंकि हर देश से एक एक जाते हैं। तो इस बार जो बना है भारत का, कौन बना है, तो बताएंगे टीएस त्रिमूर्ति, याद रखेंगे। इसके बाद हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई, तो बताएंगे सर्बिया।
याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत को मिलने वाला था, तो भारत कुछ रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है, तो बाद में क्या होता है, जो मुक्केबाजी संस्था होती है वो क्या करती है, सर्बिया को उठा के दे देती है। 2021 का होने वाला था भारत में, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ गलतफहमियों को, या फिर करिए कुछ कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कुछ पैसे वगैरह जमा करने थे दोस्तों, पहले जमा करने होते हैं। तो भारत में जो संस्था है इसका मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो संस्था है, उन्होंने नहीं जमा किया, लेट होने के कारण वो क्या हो गया, मतलब कि दूसरे को दे दिया। किसको दे दिया? सर्बिया को। याद रखेंगे सर्बिया में होगा 2021 का जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो कौन करेगा, तो बताएंगे सर्बिया देश करेगा। ठीक है, सर्बिया। यह आपका सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार याद करिए, सर्बिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब देखिए यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, यह पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो आप बताए होंगे 1 मई को मनाया जाता है। अब 1 मई को आपको 2 दिवस और मनाए जाते हैं, पता होना चाहिए, गुजरात दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन जो हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। तो इस कारण से दोनों भी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को। चलिए, इसके बाद जीवन शक्ति। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। जीवन शक्ति योजना किस राज्य, एक बार पहले हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद। अब देखिए इसमें पूछा गया जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा चालू किया गया। अब आपको यहाँ पे जितने भी योजनाएं लॉन्च किए गए हैं मध्य प्रदेश द्वारा, सब बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा चालू किया गया, तो आप बताए होंगे मध्य प्रदेश, एमपी द्वारा। एक क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा, लेकिन अगर आपसे और आगे आने वाले समय में और कुछ तो पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जीवन शक्ति योजना पहला हो गया, यह मध्य प्रदेश का सारा है, जीवन शक्ति योजना आप लोग नोट करते चलें, जीवन शक्ति योजना। इसके बाद कुशल श्रमिक योजना, कुशल श्रमिक रोजगार सेतु, कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु का योजना भी एमपी ही लॉन्च किया था। कुशल श्रमिक, इस समय जो कोरोना का महामारी चल रही थी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से अभी भी बढ़ रही है, दिल्ली वगैरह में एक तरह से चल रहा है। कुशल श्रमिक रोजगार योजना, रोजगार, यह भी एमपी द्वारा लॉन्च किया गया, रोजगार। इसके बाद दोस्तों संकल्प योजना, संकल्प इसमें बुजुर्गों के लिए यह था, संकल्प योजना। जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना के बाद चरण पादुका पहल, इसमें क्या होता था, जो भी कोरोना काल में जो भी गरीब हो गए, दूर दूर से आते थे, उनके पांव वगैरह में चप्पल नहीं हुआ करता था, तो जो मध्य प्रदेश सरकार थी रास्ते में अपना कैंटोनमेंट्स एरिया, मतलब कि एक एरिया बनाकर, एक व्यवस्था कर इन लोग को चप्पल वगैरह प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, तो उसी को नाम दिया गया चरण पादुका पहल। यह भी कौन शुरू किया है, एमपी सरकार ने। इसके बाद आप बताएंगे दीदी वाहन सेवा, एक टॉप पेरेंट ऐप जो कि स्टूडेंट के लिए था, टॉप पेरेंट एप्लीकेशन, यह भी स्टूडेंट के लिए था दोस्तों। यह संकल्प योजना हो गया, दीदी वाहन सेवा, जो कि एक अच्छा था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में कोई भी सेवाएं और नहीं दी जा रही थी, केवल कोरोना के मरीजों को छोड़कर, जिसके कारण जो पेरेंट्स, जो महिला थी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो यह एक घर से जाकर लाने वाला काम कर रहा था, मतलब घर से जाएगा एम्बुलेंस और लेकर आएगा किसको, प्रेग्नेंट महिला को, याद रखेंगे। उसी का नाम था दीदी वाहन सेवा। इसके बाद दोस्तों केवल एक राज्य था, एक रास्ता शायद झाबुआ डिस्ट्रिक्ट था, उसमें ऐसा काम हुआ था। इसके बाद दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र, यह भी मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। निष्ठा विद्युत मित्र के बाद प्रवासी श्रम आयोग, यह भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। इसके बाद दोस्तों किल कोरोना, यह भी मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। किल कोरोना के बाद दोस्तों आप बताएंगे रोको टोको, इसमें क्या होता था, महिलाएं जिसको देखती थी मास्क नहीं पहना है, उसको वही 20 रुपए का मास्क, जो कि संकल्प योजना में बनाया जा रहा था 20 रुपए का मास्क, उसी को 40 रुपए में दिया जा रहा था। किसमें, रोको टोको अभियान में। क्या होता था, पुलिस द्वारा उसको रोका जाता था और उसको रोककर उससे 40 रुपए लेकर एक मास्क दिया जाता था, रोको टोको अभियान में। इसके बाद हमारा घर हमारा अभियान, यह स्टूडेंट के लिए था दोस्तों, हमारा अभियान, यह भी एक था, मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद आसपास पहल भी कोरोना के लिए ही था, एमपी सरकार ने इन सबको लॉन्च किया है। आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, लोग देख रहे हैं हर सेट में एमपी से क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, बताएंगे, तीसरा स्थान है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए अभी हाल में कल का न्यूज है, आईसीसी के अध्यक्ष, पहले देख लीजिए आईसीसी की स्थापना कब हुई है, तो बता देंगे 1909 में हुआ है आईसीसी की स्थापना, 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है। अगर बोला जाए चेयरमैन कौन थे पहले, तो बताएंगे शशांक मनोहर जी थे,
मनोहर जी थे। किसके चेयरमैन? आईसीसी के चेयरमैन थे। लेकिन अभी फिलहाल में कल या परसों का न्यूज है, इनको चेंज किया गया और इस समय कौन बन गया? जो न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? ग्रेग वार्कल। ग्रेग वार्कल इनको बना दिया गया है आईसीसी का चेयरमैन। ठीक है। अब पूछा जाता है आईसीसी के सीईओ कौन है, तो आप बता देंगे आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी। मनु साहनी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है टफ बनाने के चक्कर में कि पहले आईसीसी के चेयरमैन कौन थे जिनके जगह ग्रेग वार्कल बने हैं, तो बताएंगे शशांक मनोहर की जगह ग्रेग वार्कल जी आए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग वार्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपका क्वेश्चन। बहुत 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 सही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बनाए रखिए इसी तरह साथ। अब देखिए रॉस टेलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस टेलर को अनुभवी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, ये किस देश के हैं? तो रॉस टेलर आपको पता है न्यूजीलैंड के हैं, जो कि एक साल के लिए, मतलब कि उस साल के लिए 2019 के लिए इनको क्या चुना गया? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का दर्जा दिया गया है न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे न्यूजीलैंड में। ये क्वेश्चन था कि जो रॉस टेलर हैं उनको किस देश में एक वर्ष के लिए, मतलब उस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का दर्जा दिया गया है, तो बताएंगे न्यूजीलैंड। ठीक है ना। इसके बाद आप बताएंगे नागौर मेला। नागौर मेला कहाँ पे लगता है भारत में? तो बताएंगे राजस्थान में लगता है, भारत के राजस्थान में, आपको पता है दोस्तों। और आपका बहुत सारे मेला होते हैं जिसमें हाथी घोड़ा ये सब शो किया जाता है। राजस्थान एक भव्य तरीके से, मतलब राजस्थान एक हमारा सबसे बड़ा एरिया वाला भी देश है, राज्य है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना कौन किया है? तो बता देंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक ने किया है, याद रखेंगे गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इसका गीता रहस्य प्रसिद्ध पुस्तक एक है जो किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। अब हुमायूं नामा, इसको तो क्या बोले हम, ये तो बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, हजारों बार, मतलब कि जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों उसमें ना पूछा जाए। बताइए एसएससी से लेकर, रेलवे से लेकर, पुलिस से लेकर, एसआई से लेकर, जो भी स्टेट पीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका हुमायूं नामा है किसकी मतलब कि ये किसकी नामा रचना किसने लिखी है? तो बता देंगे गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। इसमें जो हुमायूं के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम को कौन रहती हैं? गुलबदन बेगम, ये बताएंगे हुमायूं की बहन रहती है गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो बता देंगे, किस वर्ष में हुआ था, ये पूछा गया ना, 1526 में। अब देखिए 1526 में कहा नहीं हुआ था, 1526 में पहली लड़ाई भारत की थी। वैसे तो अगर पूछा जाता है आपसे कि भारत का बाबर का ना, हाँ पहला बाबर आता है, बाबर आता है, फिर आपका हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर आपका जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब, फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है ना। 1707 से उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, 1857 तक रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप बताएंगे 1526 में जो अगर पूछा जाता है आपसे बाबर की पहला युद्ध भारत में कौन सा था, तो बता देंगे कब हुआ था, तो बता देंगे 1519 में हुआ था, यह आप बताएंगे। यह आपका फरगना के नाम, या 1519 में फरगना का एक शासक हुआ करता था दोस्तों। ठीक है ना, फरगना का। अभी याद रखेंगे। अब 1526 में पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना गया। पानीपत का दिल्ली का लास्ट शासक का नाम क्या था? लोधी वंश। लोधी वंश का लास्ट शासक क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोधी। उसके साथ यह लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था और बाबर जीत हासिल किया था 1526 में। अब देखिए ध्यान से, आपको बता देते हैं क्रम, क्या क्रम कि आपका जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं उनके क्रम क्या है, ध्यान से सुनिए। दिल्ली सल्तनत में पहला आपका कौन सा था? गुलाम वंश। अब देखिए दिल्ली सल्तनत आप याद रखिए 1206 से 1526 तक था, ये अभी याद रखिए डेट, ये बहुत बार पूछा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ये पांचों ने मिलकर, मतलब एक एक कर बारी बारी इन्होंने राज किया था। एक इल्तुतमिश है दोस्तों, जिसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम हुआ करता, आप कमेंट करें। ठीक है ना, इस वजह से इल्तुतमिश को क्या बोला गया? गुलामों का गुलाम, याद रखेंगे। चलिए और बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं आपको, लेकिन टाइम ना वेस्ट करें क्योंकि आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। फिलहाल आप लोग देखते रहें, जितना हो सकेगा हमसे हम उतना कर रहे हैं आपके लिए। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था, तो बताएंगे सूरत में बना था। सूरत में बना था, लेकिन बाद में क्या हुआ था दोस्तों, कुछ कारणवश, फ्रांस के कुछ कारणवश, क्योंकि वहाँ पे आपका पता होगा कि वहाँ पे एक और कंपनी थी। किसकी कंपनी थी आप बताएं? किसकी थी? पुर्तगालियों की थी ना, पुर्तगालियों की कंपनी। सबसे पहले तो आपका केरल कोचीन बना था, इसके बाद आपका डचों का था, शायद डच या फ्रांसीसी का था दोस्तों, फ्रांसीसी का था। फ्रांसीसी भी उसी जगह बनवाना स्टार्ट कर दिए थे। बाद में विवाद के कारण क्या हो गया, वहां से
उनको हटाना पड़ा कंपनी, और सबसे पहले उनकी जो कंपनी रहती है वो दक्षिण भारत में, कौन सा जगह है आप बताएंगे, वहाँ पे उनका पूरा होता है। उसके बाद कोचीन में होता है ना शायद, हाँ कोचीन में होता है। पहली कंपनी उनकी कोचीन में पूरी होती है 1612 के आसपास में, ठीक है, 1612 क्या मतलब बन के तैयार होती है वही पहले, लेकिन जो न्यू रखा गया था दोस्तों वह सूरत वाला रखा गया था, मानते हैं इसी को, तो 1608 वाला याद रखेंगे, 1608 में बन के पूरा हुआ था। इसके बाद दोस्तों अब एक चीज आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन आपका था कि मुगल साम्राज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना, तो बताएंगे आप सूरत। सूरत ऑप्शन में रहा होगा, सूरत आप लगा दिए होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है आने का क्रम बताइए, आने का क्रम पूछ देता है, तो आने का क्रम और कंपनी लगाने का क्रम दोनों अलग अलग है। देखिए सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल आते हैं 1498 में, आपको पता है 1498 में आते हैं, 1503 और 1505 में दो इनकी कंपनियां लगती हैं, 1503 में कोचीन में, फिर कुन्नूल में, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, डच के बाद आपका आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपका आ जाता है फ्रांसीसी, फिर डेनिस आता है, फ्रांसीसी के बाद डेनिस आ जाता है, डेनिस, तो डेनिस का नहीं ध्यान देंगे हम, हमको जो डेनिस का कुछ बस कब आता है, कंपनी कहाँ लगाता है, बात खत्म, भाग जाता है फिर ये। इसके बाद फ्रांसीसी। अब देखिए जो आपका ये तो आने का क्रम है, लेकिन कंपनी लगाने के क्रम में डच और ब्रिटेन में क्या हो जाएगा, हेर फेर हो जाएगा, ब्रिटेन ऊपर चला जाएगा, डच नीचे आ जाएगा। तो बस यही चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि यह कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताए होंगे वहां पे, किए होंगे क्वेश्चन, क्या है आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन, यह इंडोनेशिया का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाक का क्या है, बताए होंगे आप हॉकी, यह पूछा जा सकता है। इसके बाद इंग्लैंड और आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, तो बताएंगे आप क्रिकेट है। दोस्तों क्रिकेट किसका एक मॉडल है, तो बताएंगे गिल्ली डंडा, जो गांव में आप अगर गांव से होंगे तो गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे, जो डंडे से गुल्ली रखकर डंडे से मारा जाता था, तो उसी का एक न्यू रूप होता है। पूछा जाता है कि जो आपका बैट बॉल है किसका न्यू रूप है, या फिर इसका पुराना रूप क्या है, तो बताएंगे गिल्ली डंडा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, सांस्कृतिक में क्वेश्चन ये बन सकता है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट। अगर आपसे पूछा जाता है यूएसए का क्या है, तो बताएंगे बेसबॉल। क्या है दोस्तों, बेसबॉल। अगर आपसे चीन का पूछा जाता है, चीन का क्या है राष्ट्रीय गेम, तो बताएंगे क्या, टेनिस टेबल। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है स्पेन का क्या है, तो सांड वाला युद्ध, स्पेन, बुल फाइट, ठीक है ना, लिख सकते हैं बुल फाइट होता है। बस यही रहा दोस्तों आपका इससे, और बहुत सारे देशों का आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे भारत के चारों तरफ के जितने भी देश हैं, आप लोग भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसका आप जरूर याद रखेंगे। जैसे नेपाल का याद रख लेंगे, बांग्लादेश का याद रखेंगे, बांग्लादेश का क्या कबड्डी है, याद रखेंगे, बांग्लादेश का कबड्डी है। इसके बाद भूटान है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आपका श्रीलंका है। तो इस तरह सबका याद रखना है आपको, जितने भी पड़ोसी देश हैं, यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। इसके बाद चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था, तो आपने लगाया होगा उम्ब्रा। क्या कहते हैं, उम्ब्रा। अब देखिए दो चीज होता है, एक उम्ब्रा होता है, एक क्या होता है, पेनम्बरा होता है, पेनम्बरा। तो उम्ब्रा जो होता है उसकी परछाई होती है आंतरिक भाग वाली, और यह होती है बाह्य भाग वाली पेनम्बरा। जैसे यह होता है इसके यहाँ वाली इलाका, ठीक है, यह पेनम्बरा होता है, अंदर वाला जो परछाई होता है उसका वो उम्ब्रा कहलाता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन था आपका जीके से दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग के, आपको बता देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग करके उसको कमेंट करेंगे, बस हम क्वेश्चन बताएंगे आपको यहाँ से। चलिए करा देते हैं, क्या करना है। अब देखिए पूछा गया था रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, हमको कम ही मिला है रीजनिंग मैथ का, लेकिन आपको बताते हैं। रीजनिंग में देखिए क्या था, RMIFD, और यहाँ पे था ऐसे कामा था दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क्स था। यहाँ बताइए क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, आर का नंबरिंग क्या है 18, एम का क्या है 13, एम के बाद एन 14 नंबर पे आ जाता है, आई का क्या है तो बताएंगे आप 9, इसके बाद एफ का क्या है तो 6, इसके बाद डी का क्या है तो 4 नंबरिंग है। अब देखिए ध्यान से, 18 में क्या हुआ -5 हुआ, 13 में क्या हुआ -4 हुआ, 9 में क्या हुआ -3 हुआ, 6 में क्या हुआ -2 हुआ, अब 4 में क्या होगा -1 होगा। तो आपको जब -1 होगा तो क्या आएगा, तो बता देंगे सी आएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, 13/12 है, तो बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब पूछा गया है एक लेख का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का यानी कि लागत मूल्य का कितना है 13/12 है, तो बताइए आप इसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आप बता देंगे, यह तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस एसपी हो गया, और ये हमारा हो गया सीपी, क्योंकि बोल रहा है ना कि क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का लागत मूल्य, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का
इस तरह बोला तो लागत मूल्य नीचे हो गया और विक्रय मूल्य हो गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों में कितना अंतर है, वही तुम्हारा लाभ होता है। कितना अंतर है, रेशियो में 1 का अंतर है, और रियल में जो सीपी है रेशियो वाला 12 है। अब गुणे 100 कर देते हैं, परसेंटेज आ जाएगा, तो काट देंगे आप, कितना आ जाएगा 8.33 के आसपास में आएगा। 8.33 आप याद कर लेंगे, 8 1/3 कर लेंगे, ठीक है। 8 होल 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में, अब ध्यान से देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग का। एक निश्चित हलवा क्वेश्चन है दोस्तों सब। एक निश्चित कोड भाषा में HIM माइनस साइन है, जो भी आप समझे, ACE बराबर 21 है, तो आपको क्या बताना था, SIP माइनस TAG बराबर क्या होगा। तो आपको पता है H की वैल्यू कितने पे आती है, 8 पे, I का 9 पे, M का 13 पर, N का 14 पर। इस तरह सब याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए दोस्तों। A का 1 पे, C का 3 पे, E का 5 पे। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 9 एक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 दे दिया, 9 1 10 हो गया, इसको दे दिया 20, 10 30 हो गया, यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे 5 3 8 9। जब 30 माइनस 9 करेंगे तो 21 मिलेगा हमें। इसी तरह इसमें करेंगे तो यश का क्या होता है 19, आई का क्या होता है 9, और पी का कितना होता है नंबरिंग 16 होता है। इस तरह टी का कितना होता है 20 होता है, ए का 1 होता है, जी का देखेंगे तो 7 हो जाता है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 19 9 कितना हो गया, 19 1 20 8 28, 28 10 38, 38 38 2 40, 40 4 44, यहाँ पे 44 आ गया, माइनस यहाँ पे माइनस करिए 20 7 मतलब 28 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, एक टीवी 21,000 रुपए की कीमत पर खरीदा गया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उसे बेचा जाता है तो उसे 5% के लॉस पे बेचा जाता है, 5% की हानि पर जब बेचा जाता है, तो बताइए जब बेचा जाएगा तो उसका मूल्य क्या होगा। तो बस सिंपल है, जब आपसे पूछा गया 21,000 में था पहले, अब 5% का जब लॉस हो रहा है तो 95 में बेचा जाएगा, 95 बटे 100 करिए, या फिर 5% निकाल के उसको माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक है। दोनों कर सकते हैं। तो 100 0 0 से गया, यहाँ बचा 210, 210 का मतलब 200 प्लस 10 इंटू 95 कर देंगे, इस तरह आसान होता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 2 5 10 को 0 हाथ में है, 1 2 18 19, यहाँ पे आ गया 19, मतलब 19,000, और 10 का जब मल्टीप्लाई 95 में करेंगे तो 950। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 5 9 9 1, मतलब कितने में बेचा जाएगा 19,950 में बेचा जाएगा, कुछ वर्षों बाद। लॉस हुआ था 5% का, मतलब 1 या 2 वर्ष बाद भी जब भी बेचा हो। अब देखिए क्वेश्चन था, इसको आप करेंगे, ए का मतलब हो गया डिवीजन, ए का मतलब डिवीजन, और सी का मतलब माइनस, डी का मतलब प्लस, और बी का मतलब हो गया गुणा, ठीक है। अब यह दिया था आपको रीजनिंग में, और आपसे पोल दिया गया था 15A 3D 24C 12B 2 की वैल्यू बताइए। तो आपको आप इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर मैच कर लेंगे अपना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, अभी जो बताएं वही है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, नहीं उल्टा पूछा गया, क्रय मूल्य तथा विक्रय, हाँ ये पूछा गया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 10/11 है, उल्टा हो गया क्या, अच्छा उल्टा हो गया सॉरी। क्रय मूल्य इसमें लिखा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य, उसमें क्या पूछा गया था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य ऊपर था क्रय मूल्य नीचे था, इसमें उल्टा पूछ दिया गया है। इसमें पूछा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 10/11 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो 10/11 यानी कि ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस रेशियो में कितना है 1 का, और आपका सीपी कितना है 10, यानी गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10%। 10% का क्या था लाभ हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें यह पूछा गया है EFGH, EFGH को क्या लिखा गया, जे 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 जे, 4 जे बना दिया गया। अब इसमें बोला गया आपसे कि आप बताइए फिर ADMN को क्या लिखा जाएगा, बस सिंपल है। अब देखिए ई का नंबर क्या है 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, FGH ये तो नंबरिंग हो गया। अगर अब जे का देखेंगे तो जे का नंबर आपको पता है 10 होता है, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 और इसका भी 10। आप ध्यान से देखेंगे 5 के बाद कितना प्लस हुआ पहले नंबर पर, ई से हम जे पे जाएंगे पहले वाले तो +5 हुआ है। अब एफ से जब दूसरे वाले जे पर जाएंगे तो +4 हुआ है। इस तरह जी से तीसरे वाले जे पर जाएंगे तो प्लस का 3 हुआ है, 7 3 10 हुआ है। इस तरह एच से जब हम
लास्ट वाले जे पर जाएंगे तो +2 हुआ है, यानी कि आप समझ गए +5 +4 +3 +2। अब इसी तरह आप इसका कर लेंगे। इसका नंबर हम बता देते हैं, इसका 1 हो गया और इसका 4 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 14 हो गया। अगर आप इसका निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसका क्या हुआ, आपको बता दिया गया कैसे निकालेंगे। चलिए बता देंगे, आप ए बी जो भी आए आप आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसका किस टाइप का आया था। एक धनराशि ए बी सी डी के बीच में बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है? 7 6 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया है। इतने के अनुपात में बांटा गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है आपको बताना है डी का, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू बताना है। और उसमें एक और डाटा दिया था कि बी और सी का डिफरेंस 270 रुपए है। तो बताइए डी की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी डी में एक धनराशि बांटी गई 7 6 3 के अनुपात में, आपसे बोला गया डी की वैल्यू बताइए, जबकि सी और बी का डिफरेंस 270 रुपए है। तो अब देखिए रेशियो में बी और सी का डिफरेंस मतलब ए है या बी है या सी या डी है, तो बी सी यही हुआ। रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 3 का है, तो 3 बराबर 270 कर देंगे। 3 9 27 90, यानी 1 बराबर जब 90 आ गया है रेशियो में 1 बराबर 90, तो अगर आप ए का निकालना चाहें 9 7 63, 7 9 63 यानी 630 आ गया। अगर आप बी का निकालना चाहें तो 6 6 9 54 540 आ जाएगा। अगर आप सी का निकालना चाहें 3 9 27 270 आ गया। अगर आप डी का निकालना चाहें दोस्तों तो डी का निकालेंगे 5 9 45 450 आ गया। और हमसे यही पूछा था, इस तरह आप लगा के रख देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मजा आ गया। अब आप लोग क्या काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने उन फ्रेंडों को बताएंगे जिनका कल या परसों पेपर है, तभी तो उनको पता चलेगा। आप तो पेपर देकर आए हैं, वो नहीं देकर आए। अगर आप नहीं देकर आए तो आप मान के चलिए 100% क्वेश्चन करके आएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाएँ, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं और ज़्यादा लो लेवल का भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। 15 से मुश्किल 15 16 या फिर मुश्किल से 20 25 तो आ रहा है आपका। 20 या 30 के आसपास में आपका रीजनिंग और मैथ आ रहा है, और उसके बाद 50 क्वेश्चन आपका जीके का है, जो कि जीके का लोड ज़्यादा है, एवरेज ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा करेंगे। कंप्यूटर का भी इसमें है, ठीक है, सब है। तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन का लेवल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अपना सेहत का ध्यान रखते हुए जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। आप मास्क वगैरह लगा लें, सैनिटाइजर ले लें, सब कुछ पास में रख कर जाएँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है हर जगह कुछ भी हो सकता है। अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखते हुए पेपर दें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट आपके रिव्यू में, ठीक है, अगले दिन वाले।